हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हेनरी लॉ पे ये आपका फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हमने इस पे देखा था, इस फार्मूला पे। ठीक है, जस्ट बेसिक क्वेश्चन, जहाँ की आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, केएच का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर इसको और क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट आइए, इस पे हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो आप लिखिए सेकंड टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। तो सेकंड टाइप हम बात कर रहे हैं। सेकंड टाइप पे क्या करेगा, आपसे पूछेगा, देखो सेम सॉल्यूशन के लिए आपसे पूछ सकता है कि सेम सॉल्यूशन एट टू डिफरेंट, लिखो सेम सॉल्यूशन at two different pressure, दो अलग अलग प्रेशर ले रहे हैं जी, और प्रेशर हम मान रहे हैं P1 एंड P2। इस तरह के भी क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं, दो चीज को आपको कंपेयर करने आएगा। ठीक है, तो आप बताओ मुझे P1, अच्छा पहला सॉल्यूशन के लिए आप प्रेशर लिखिएगा, आपके पास दो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सेम ही है लेकिन दो अलग अलग प्रेशर है, P1 एंड P2। तो P1 के लिए क्या लिखिएगा बाबू, KH X1, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग होगी, प्रेशर अलग अलग रखोगे। अब बताओ 5 ATM है एंड 10 ATM है, दोनों पे क्या गैस की सॉल्युबिलिटी, एक ही गैस है CO2 गैस, क्या दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी कि डिफरेंट? प्रेशर अलग अलग होगा, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। आ रहा बात समझ में? तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम P1 का वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, P1 इक्वल टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग KH X1, और अगर P2 लिखे तो क्या लिखेंगे, KH X2। आप बोलोगे KH में क्यों नहीं 1 2 किया? अरे बात बताओ, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा क्या? नहीं ना, चाहे गैस दोनों सेम है तो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि P1 इक्वल टू P2, P1 बाई P2 क्या आएगा जी, P1 बाई P2 करेंगे तो KH कट नहीं जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत? तो वैल्यू क्या आ जाएगा, X1 बाई X2। बहुत आसान है, जैसा प्रेशर में 1 2 लोगे वैसा ही मोल फ्रैक्शन में भी X1 बाई X2 ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से देगा, दो अलग अलग प्रेशर पे तो आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद बताइए, अब मोल फ्रैक्शन आप पढ़ के आए हो ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं सुनिए, मोल फ्रैक्शन देख लीजिए, ये बार बार यूज होगा तो आप जान लीजिए कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी यूज करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, कौन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें यानी XS, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या बोलोगे, ऊपर, अच्छा देखो किसका फ्रैक्शन है पहले बताओ, मोल का, तो ऊपर क्या लिखोगे, मोल, नीचे भी क्या लिखोगे, मोल, नीचे हम लिखेंगे टोटल मोल्स, और ऊपर किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को S से लिख दीजिए, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए कोई दिक्कत? तो मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स का फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर अगर सॉल्यूट को निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर इतनी बात समझ गए हो तो एक बात बताओ, अगर इसमें हम मोल फ्रैक्शन लिखें तो बताइए क्या लिखेंगे ऊपर, 1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, N1, और दो कंपोनेंट है 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे, N1 बाई N2। बोलो कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई X2 के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर किसका मोल लिखेंगे, जो उसका निकालते हैं उसी का मोल पे लिखते हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं सॉल्यूट लिखेंगे, तो 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का N2, हाँ N2, और डिवाइड बाई टोटल मोल्स तो वही ना होगा, कितना, दो कंपोनेंट है दोनों को जोड़ दीजिए, N1 प्लस N2, क्या आएगा वैल्यू बताइए, N1 प्लस N2 कितना आ जाएगा वैल्यू, बोल दो जल्दी से बोलो, N1 बाई N2, ये कट जाएगा जी, कोई दिक्कत? फिर से वैल्यू क्या आ गई, N1 बाई N2।
मतलब आप समझे कि P1 P2 अगर मोल फ्रैक्शन में पूछेगा x1 x2 और मोल्स में भी पूछेगा तो n1 बाई n2। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, मोल्स में भी निकल गया ना। अब बताओ अगर मास में बोलेगा, क्या बोलेगा? मास में। तो मास अगर W1 और W2 है तो वैल्यू क्या आएगा? निकाल सकते हो मास में? ट्राई करो खुद से, चलो निकालो। अच्छा, मोल का फॉर्मूला पता है ना? जो लोग नए हैं वो सुन लीजिए। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास, मास बाई मास को आप W से लिखिएगा भाई मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। मोलर मास को हम किससे लिखते हैं जी? कैपिटल M से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोल्स ऑफ 1 निकालना है तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 और मोलर मास ऑफ 1। 2 निकालेंगे तो 2 लिख देंगे। आया बात समझ में? तो क्या उस तरह से N1 बाई N2 का वैल्यू लिख के आप बता सकते हो कि क्या आएगा? बता सकते हो ना? ट्राई करो, चलो खुद से लिखो, यहां तक लिखो पहले। देखिए आप मोल्स की जगह क्या लिख सकते हो? W1 बाई M1 बाई गिवन मास बाई मोलर मास। और N2 की जगह क्या लिख सकते हो? W। यही लिखे हो सब? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखो ध्यान से, सेम सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट क्या है आपका? सेम। अगर सॉल्यूट दोनों सेम है तो दोनों का मास क्या होगा? इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? इक्वल होगा। अगर मान लो दोनों CO2 गैस है तो फिर मास क्या होगा? दोनों का सेम। यानी कि आप नीचे चाहो लिख सकते हो फॉर सेम गैस, आप चाहो लिख लो। हम आपसे पूछे फॉर सेम गैस, मान लो CO2 गैस है। अगर सेम गैस है तो उसका मोलर मास सेम आएगा या डिफरेंट? जैसे CO2 का आप लोग निकालते हो तो कितना आता है जी? 44 ग्राम। तो बताइए दोनों कंडीशन में CO2 ही गैस है, अलग अलग प्रेशर पे, तो उस केस में M1 और M2 बराबर होगा या सेम होगा? इक्वल होगा ना या डिफरेंट होगा? इक्वल होगा। तो अगर M1 M2 M के बराबर है या दोनों सेम है तो दोनों काट सकते हो आप, कट कर सकते हैं ना? तो क्या आएगा वैल्यू? W1 बाई W2। बोलिए कोई दिक्कत? ये बड़ा आसान है जी, हेनरी लॉ में याद करना। ये P1 इक्वल टू P2 अगर किसी वैल्यू से कंपेयर करना है, किसी भी वैल्यू से कंपेयर करना है तो उसी के सेम प्रोपोर्शन में लिखिए, x1 बाई x2 जिसका भी पूछे, या फिर मोल्स में पूछेगा तो N1 बाई N2 और मास में पूछेगा तो, बोलिए मास में पूछेगा तो W1 बाई W2। मोलरिटी में पूछेगा तो क्या लिखोगे? M1 बाई M2, क्योंकि अगर सेम गैस है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आएगा। देखो मोल से आप मोलरिटी पढ़े हो ना जी? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? N बाई V, M1 N1 बाई V1 और M2 इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? N2 बाई V2। अगर हम बोले वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है? सेम, तो अगर वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 कंडीशन दिया हुआ है तो उस केस में ये कट नहीं जाएगा, यानी मोलरिटी भी क्या आ जाएगा? M1 बाई M2। मोलरिटी पे कोई सवाल अभी तक नहीं आया, लेकिन आप लिख लीजिए कि हो सकता है कोई एग्जाम में आ जाए, तो आप बना लीजिएगा इससे M1 बाई M2। यानी कि ये वैल्यू आप लिख सकते हो। हाँ, इसमें कंडीशन मेंशन कर सकते हो कि मोलरिटी कम सेम होगी जी फॉर क्या? सेम वॉल्यूम। सेम कंडीशन जरूर मेंशन कर लीजिए, सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम यानी V1 इक्वल टू V2। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को? वॉल्यूम आपका V1 इक्वल टू V2। इसमें क्या सेम रहेगा दोनों का? मोलर मास। मोलर मास सेम रहेगा तो आपका W1 बाई W2 आ सकता है। तो ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत क्या? ये याद करने की जरूरत है? ये तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? भाई आप हेनरी लॉ में अगर 2 डिफरेंट प्रेशर होगा तो सब वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये रहा। तो ये आप लिख लीजिए और इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है अभी हम करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बनाना तो आप ही को है। ठीक है, तभी सीखोगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये मटेरियल है, इसका मास कुछ ज्यादा होगा, मान लो ये 10 ग्राम का, तो इसका प्रेशर अलग लगेगा। मान लो ये पेन को मैंने तोड़ के आधा कर दिया, 5 ग्राम का है, अब प्रेशर अलग होगा ना? ठीक, वही बात तो कह रहा है जी, बस खाली यहाँ गैस बोला है। वही बात क्या बोला? गैस। गैस कौन सा है? इथेन। तो सुनिए, जब शुरू में क्या था कि आपके पास इथेन गैस था, ये मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब लिखना नहीं एग्जाम में। अब इथेन गैस था तो उसका
एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में इतना इथेन प्रेजेंट था, कितना इथेन प्रेजेंट था 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये इथेन का क्या है जी? मास। क्या दिया हुआ है? मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। मास को हम लोग डब्ल्यू से। तो जब इतना मास था तो उसका प्रेशर कितना था? देखो लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन गैस जब सॉल्यूशन के अंदर इतना प्रेजेंट हो तो उसका प्रेशर क्या होगा? 1 बार। तो प्रेशर कितना निकला जी? 1 बार। अभी तक तुमको नहीं समझ में आया कि भाई P1 P2 ले या W1 W2 ले, छोड़ो, तुमको जो समझ में आया लिखो, गिवन डाटा करके ये लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? इसमें समझ में आया? ठीक। अब क्या बोला कि भाई अगर इफ यदि सॉल्यूशन कंटेन, अगर सॉल्यूशन का मास इतना कर दे, जैसे कोई सॉल्यूशन में पहले इथेन कितना था 6.56 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। कौन है गैस जी? इथेन। कौन गैस है? इथेन। इथेन गैस है। इतना इथेन गैस इसमें अगर प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर कितना है? 1 बार। तो बोला कि अगर सेकेंड टाइम हम क्या किए, इथेन गैस का अमाउंट कम कर दिए, कितना हो गया? इतना। अब बोलो इतना अगर इसकी मात्रा कर दिए सॉल्यूशन में तो प्रेशर क्या होगा? तब बोला है कि प्रेशर में क्या चेंज होगा, ये आपसे पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? यानी कि आप क्या बोलोगे कि सुनिए, आप एक बात बताओ, यहाँ पे पहले बार में पढ़े तो इथेन का मास समझ में आया पहले कंडीशन में, यानी W1। W1 कितना है? बोलो जल्दी से। हाँ 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2। 3 है क्या? ठीक, 3 है तो 3 लिख लीजिए। -3 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये सीबीएसई बोर्ड में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। और इस केस में प्रेशर कितना है? 1 बार। ठीक है। अब सेकेंड टाइम इन्होंने क्या किया कि मास को चेंज कर दिया, मास को बोला कि कितना कर दिया, कितना? W2। W2 कितना है जी बताइए मास? देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। ठीक है। तो ये तुम्हारा मास इतना है। तो पूछ रहा है कि इस केस में प्रेशर कितना होगा, ये ना पूछ रहा है जी, देखो पढ़ो ना। इफ सॉल्यूशन कंटेन इतना मास, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जब इतना गैस बचेगा तो प्रेशर कितना होगा, यानी P2 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल, तुमको पता तो है, आया समझ में पढ़ के? आप लोग को क्लियर है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलिए? P1 बाई P2 इक्वल टू, मास के टर्म में है तो W1 बाई W2। क्या ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? आपको पहले ही बोला हूं 1 2 हेनरी लॉ में जैसे चलता है इधर भी 1 2। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो याद करो, यहाँ जब हम आपको करवाए थे क्वेश्चन तो हम बोले थे कि गैस सेम रहेगा, सॉल्यूशन सेम रहेगा, सॉल्यूट सेम रहेगा। अब बताओ M1 M2 दोनों कौन सा गैस है? दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में इथेन है कि नहीं? तो अगर दोनों कंडीशन में इथेन है तो उसका मोलर मास सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा। इथेन का फॉर्मूला आपको पता है ना, C2H कितना 6 होता है, C2H6। खैर अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, दोनों का अगर फॉर्मूला सेम है तो मास सेम ही आएगा, मोलर मास सेम ही आएगा। तो मोलर मास अगर सेम होगा तो मोलर मास कट जाएगा, इसीलिए W1 बाई W2 डायरेक्टली लिखे। तो आपको इसका चिंता नहीं करना है, वो एग्जाम में जब भी देगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड में भी एक क्वेश्चन दिया था तो ऐसा ही दिया था कि गैस आपका सेम रखा, और गैस सेम रखेगा तो मोलर मास सेम, मोलर मास कट जाएगा, और ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? तो आप यूज कर सकते हो, P2 का वैल्यू निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए निकालिए P2 का वैल्यू और बताइए कितना आ रहा आंसर। देखिए सिंपल सा है, आप सब वैल्यू पुट कर लो जी। देखो P1 की जगह क्या लिखोगे? 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। अच्छा सीबीएसई बोर्ड में ना इसको 3 करके दिया था, ये दोनों कट गया था, लेकिन खैर यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने दिया उसी को हम फॉलो करते हैं 3। और यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर, और सॉरी ये तो मास ना है जी, पहले आप प्रेशर लिख रहे हो ना, प्रेशर को लिखो। प्रेशर कितना है? P1 कितना है? 1। अब P2 हमें निकालना है, और इधर लिखो मास। W1 कितना है? ये रहा 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। ये डेसिमल को रिमूव करोगे क्या आएगा नीचे?
मैं यहाँ सबसे पहले ये डेसिमल हटा रहा हूँ, ये डेसिमल को हटाया आपने तो नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक है। 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 1 पे 2 जीरो दिया। उसके बाद ये 10 टू द पावर को ऊपर ले जाओ, W2 10 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाइए, क्या आएगा बताइए। चलो यहाँ लिखो और इसको 1 बाई P2 इक्वल टू क्या आएगा 656 और नीचे आ गया तुम्हारा 100 इंटू 5 और ऊपर ले जाइएगा 10 टू द पावर -3 पहले से था, 10 टू द पावर -2 बाद में आ गया। आया बात समझ में इसको, ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, P2 को इधर भेज दो तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हो, ये कर लो ज्यादा आसान लगेगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा मांग। P2 को ही पहले ऊपर ले लो, ये W1 कितना आएगा जी 6.56 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 और ये W2 कितना 5 इंटू 10 टू पावर -2। अब बताओ P2 को इधर ले जाओ, P2 को हम लोग किधर ले गए इस तरफ ऊपर की तरफ, तो ये आपका वैल्यू ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इस वैल्यू को कहाँ करोगे नीचे इंटू 10 पावर -3, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है P2 का। हाँ ये सॉल्व कीजिए आप लोग। P2 इक्वल टू क्या लिखिएगा बोलिए, P2 इक्वल टू यहां से ये डेसिमल हटाइए, क्या आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा 100, तो 5 इंटू 100 बाई 656 इंटू 10 टू द पावर -2 है और 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाइए, कहाँ ले जाइएगा जी, तो बताइए क्या आएगा वैल्यू 10 टू पावर -2 और 10 टू द पावर 3, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या आएगा जी 10 टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक। तो 10 टू द पावर 1 आ जाएगा 5 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 656। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है काट दो, काट सकते हो ना इसमें, ठीक है काटो, बताओ आंसर कितना आएगा P2, अब तो निकल जाएगा, ठीक है। फाइनल बताइए आंसर कितना आ रहा है P2 का वैल्यू। यहाँ लिख देता हूँ P2 का आंसर कितना आ रहा है बोलिए 7.62, सबका यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक करो। आपका ये वैल्यू यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ तक आया तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप 100 है और ये 10 रहने दो, अब मैं काट देता हूँ, देखो 656, बताओ ये 2 टाइम्स कटेगा ना, क्या आ जाएगा 328 आएगा, ठीक है। ऊपर काट दो इसको, ये 5 आ गया और इसको फिर से काटिए 4 से काटिए तो ये कितना आ जाएगा 25, इसको 4 से कट कीजिएगा कितना आएगा 82 आएगा, ठीक। और इसको अब गुना कर लो 5 मल्टीप्लाई 5 25 कितना आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 82, बताइए कितना वैल्यू आएगा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या 7 पॉइंट, अच्छा ठीक है 7 पॉइंट कितना 6 टू भी, ठीक, इतना बार आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लिख लीजिए P2 का वैल्यू। ये P2 का फाइनल वैल्यू आया 7.62 बार, ठीक है। हाँ लिखिए नेक्स्ट टर्म वेपर प्रेशर, क्या होता है वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एक लिक्विड को किसमें मिक्स कर रहे हो दूसरे लिक्विड में, तो हम लोग आप चाहो तो वो भी लिख लो हेडिंग में कि हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं जो रॉल्स लॉ आने वाला है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड को ही मिक्स करेंगे किसमें, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल इसके लिए बताइए तो जल्दी से, एग्जाम्पल आपको पता है बोलिए,
जैसे हम कोई एसिड मिक्स कर दिए क्या वाटर के साथ, एसिड मिक्स विथ वाटर, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो रहा है। और इसको समझने के लिए हम एक टर्म सीखेंगे जो भी मैंने बोला, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर देखते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे टॉपिक पे, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बीपी, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो वेपर से तो आप मतलब समझ ही रहे हो, जैसे आपके पास ऐसा एक क्लोज कंटेनर है और इसमें ये एक सॉल्यूशन आपने रख दिया जिसमें दो लिक्विड मिक्स है। कितने लिक्विड होंगे? दो। जैसे एक हो गया एसिड आपका लिक्विड और दूसरा लिक्विड वाटर। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बताइए, आप इसे गर्म कर रहे हो, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, वेपर्स का फॉर्मेशन हो जाएंगे, वेपर बनने लगेंगे। और वेपर कहाँ जाके जमा होंगे जी, ये जो वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहे हैं ये इसके सरफेस पे जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे, जमा हो रहे हैं, ठीक। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये रेट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपर्स बनने शुरू हो गया। थोड़े टाइम बाद क्या होगा जी, इतने यहाँ मॉलिक्यूल जैसे जैसे जमा होते जाएंगे ये वापस नहीं आएंगे, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा जी, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के द्वारा ये पानी जमा हो जाएंगे, तो यहाँ वेपर्स क्या हो जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स में जमा हो जाएंगे और वही वापस आएंगे। ये समुद्र उसके जो पानी एवोपरेट होता है और वही ना क्लाउड बन जाता है बादल के फॉर्म में, और रेन वाटर के फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है, आ रहा मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ भी होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेट ऑफ वेपराइजेशन जितना वेपर बन रहा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन जितना वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आ रहा है, ये दोनों जिस पोजीशन पे सेम आ जाएं उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर का सिंपल सा डेफिनेशन लिखिए, it is the pressure exerted by the vapors। किसके द्वारा ये प्रेशर लगाया जा रहा है जी, वेपर्स के द्वारा। लेकिन कब, कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब समझते हो, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर हो जाए। मतलब दोनों बराबर कब होंगे बताओ, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बनने की जो दर है, रेट है, वो किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए। अगर दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। 11th क्लास में एक पढ़े होंगे चैप्टर एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम इसी कंडीशन को कहते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, जितना वेपर्स बन रहा है उतना ही वाटर वापस आ रहा है। तो उस दौरान ये जो वेपर्स गए और इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर्स प्रेशर। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि भाई वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। आपने सुना होगा पहले के समय में जो ट्रेन चला था जेम्स वाट के समय में, वो कौन सा ट्रेन था, याद करो, स्टीम इंजन था। स्टीम में क्या करते थे, वेपर्स बनाते थे और वो वेपर प्रेशर लगाता था जिसके कारण गाड़ी आगे बढ़ती थी। नहीं, इंजन धक्का लगाया तो वो जो प्रेशर लगाया, वो जो एनर्जी लगाया जिसके कारण इंजन आगे बढ़ी, बोगी भी आगे गया। तो यानी कि इस वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता था उस एनर्जी का यूज किया गया। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर किसे कहेंगे जी, वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए किसी भी सरफेस पे वो वेपर प्रेशर कहलाता है। आपने बचपन में सुना होगा चाय की केतली जो होती है वो गर्म करने पे ऊपर उठ जाती है, पानी बॉयल करने पे, वो किसके कारण ऊपर उठ रही है, वेपर प्रेशर के कारण। वेपर जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो धक्का मार के उसको आगे आ जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे बस एक ही कंडीशन जोड़ दिया, एट इक्विलिब्रियम। खैर इसका कोई खास यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे बस आप इतना बोल सकते हो कि वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाएंगे उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आपसे वही बात पूछते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे किसको, वेपर प्रेशर को। तो पहला फैक्टर, जैसे ये गर्म कर रहे हो तो सीधा सी बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो बताइए वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज,
मतलब मेरा सवाल है कि विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? इंक्रीज। ये तो साफ दिख रहा है जी, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वेपर ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। तो ये सिंपल सी बात है। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के द्वारा कौन कौन से किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला आप ही लोग बता चुके हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में क्या होगा जी? टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ा, ये भी बताइए। तो क्यों बढ़ा भाई? कि ज्यादा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर्स का फॉर्मेशन मोर या लेस? मोर इंक्रीज होगा। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। बोलिए कोई दिक्कत? यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, इसमें कोई डाउट? तो कॉमन सेंस से सोच के बता सकते हो, ये सब रटना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आता है ना बाबू, वो दूसरे क्वेश्चन से आता है, इससे बहुत ज्यादा आता है। अगर मान लो इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें हमने कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया। क्या मिला दिया? इम्प्योरिटी मिला दिया। जैसे शुगर मिला दिया, पानी है ना प्योर है, वाटर क्या है? प्योर है। उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी, शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, कोई भी ये इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर इम्प्योरिटी हमने ऐड किया तो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो बताइए वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज? इम्प्योरिटी के क्या होगा जी? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सोच के बताओ, बाकी लिख लो। चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, इम्प्योरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है वेपर प्रेशर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे बोला मैंने ये? देखो इस बात को समझिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल से आप भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो मेरा प्योर वाटर है। कैसा है? एक तो तुम्हारे पास कैसा है? प्योर। और दूसरा इम्प्योर कुछ भी ले लो, चलो सी वाटर ले लेते हैं। सी वाटर में कौन कौन है? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्टी वाटर है, जिसको एक शब्द में तुम सी वाटर भी कह सकते हो। अच्छा इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है जी? इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? सॉल्ट भी। कौन प्रेजेंट है? सॉल्ट। अब मैं दोनों को इक्वल एनर्जी पे गर्म कर रहा हूँ, 100 डिग्री पे कर रहा हूँ। मुझे बताओ यहाँ 100 डिग्री पे अगर हम इसको गर्म करेंगे तो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस किसको मिलेगा? वाटर को। और यहाँ पे जब आप 100 डिग्री पे गर्म कीजिएगा तो क्या ये सॉल्यूशन को 100 डिग्री मिल रहा है? क्या वाटर को पूरा 100 डिग्री मिलेगा? नहीं। वाटर में थोड़ा एनर्जी कौन ले जाएगा? सॉल्ट भी। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ टेम्परेचर हीट एनर्जी ज्यादा मिल रहा है तो वेपर्स कहाँ ज्यादा बनेंगे? प्योर वाटर में कि इम्प्योर वाटर में? प्योर वाटर में। अगर प्योर वाटर में वेपर ज्यादा बने तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? प्योर वाटर। यानी कि इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में यहाँ पे वेपर कैसे बनेंगे? लेस। और वेपर लेस तो वेपर प्रेशर भी लेस। यानी आप समझे कि इम्प्योरिटी के बढ़ने से ये क्या है? इम्प्योर है ना जी। कैसा है? इम्प्योर। तो इम्प्योरिटी के बढ़ने से वेपर प्रेशर घट गया। क्यों घटा? इम्प्योरिटी के बढ़ने से वेपर प्रेशर घट गया। क्यों घटा? क्योंकि वो भी एनर्जी गेन कर ले रहा है और इस कारण से प्योर वाटर को, यानी वाटर को टेम्परेचर कम मिल रहा है, इसलिए वेपर्स कम बन रहे हैं और वेपर प्रेशर भी कम होगा। उसके अलावा प्योर वाटर की बात करेंगे तो भाई 100 डिग्री पूरा इसी को मिल रहा है, वेपर्स भी ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। आया बात समझ में? तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? दो ऑप्शन देगा, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर किसका ज्यादा होगा जी? बोलिए, बोलो। ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको टिक कर लीजिए, ये बहुत पूछता है एग्जाम में।
कि हमेशा वेपर प्रेशर प्योर वाटर का एज कंपेयर टू इम्प्योर वाटर से ज्यादा होगा। ये तो तुम प्रैक्टिकली देखते हो, हम तुमको सिंपल सा एक एग्जांपल बताते हैं। बताइए, आपके पास प्योर वाटर है, आपके पास शुगर वाटर है, चाशनी। तो अब बताओ, आप दोनों को हीट करो, किसमें ज्यादा वेपर्स बनेंगे? प्योर वाटर में। इम्प्योर में बनेंगे क्या? नहीं। हनी ले लो और आप और आसान कर लो, हनी ले लो, वाटर ले लो, दोनों को करो, वेपर्स किसमें ज्यादा बनेंगे? वाटर में बनेंगे। इसमें तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योर हो चुका है, वाटर आपका इम्प्योर हो चुका है, उसमें क्या मिल चुका है? शुगर भी मिला हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो शुगर भी तो एनर्जी लेगा, और शुगर क्या एनर्जी लेके वेपर्स बनाएगा? नहीं, केवल वाटर वेपर्स बनाते हैं, शुगर एनर्जी नहीं बनाएगा। तो इस कारण से ये कम होगा। यानी कि इसको लैंग्वेज में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ये मैंने लिख दिया, बड़ा आसानी से आपको दिख रहा है, आप आंसर भी कर लोगे। लेकिन लैंग्वेज में कैसे पूछेगा? देखो लैंग्वेज में कैसे पूछता है ये लोग एग्जाम में। एग्जाम में लैंग्वेज ये देगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बनता है? जब आप प्योर वाटर में कुछ भी मिक्स कर दो, प्योर वाटर में कुछ भी मिक्स कर दो, सॉल्ट मिक्स कर दो, शुगर मिक्स कर दो, आपने मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। यानी कि वो क्या हो चुका है? इम्प्योर। तो हमेशा बताइए वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी, प्योर वाटर के या उसके सॉल्यूशन की? प्योर वाटर की। तो इस बात को लिख लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अच्छा, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को ऐसे लिखेंगे, प्रेशर को तो पी से लिखते ही हैं और उसमें नॉट लगा देंगे। नॉट जब भी लगाएंगे बाबू, किसका प्रेशर? किसका प्रेशर? प्योर वाटर का। नॉट नहीं लगा हुआ है तो इम्प्योर है, पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का है ना। हाँ, तो ये लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज हमेशा ज्यादा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा जी? ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशन से, देन इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रेशर को ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, SON लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन है, किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। तो हम तुम्ही से पूछते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ P नॉट, P नॉट कौन है जी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलिए हमेशा कौन ज्यादा होगा? प्योर वाटर। ये सिंबल के टर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन दिखाएंगे इस पे, लेकिन फिलहाल ये लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, लिख लीजिए। देखिए, ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट पूछता है, स्टेटमेंट को समझते हैं, रटना नहीं है, समझ के आपको याद रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा यहाँ पे। देखिए हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द, वेपर प्रेशर होता है बराबर किसके? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई होगा किसके किसके बीच में? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को हम क्या कहेंगे? रॉल्स लॉ। अगर मान लो वेपर, जैसे ये दो लिक्विड है, जैसे वेपर प्रेशर लिखे VP, VP क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये किसके बराबर होगा? प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट को कैसे लिखते हो? P नॉट, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो समझिए, तो P नॉट लिख लिए, अभी लिखवाया था ना P नॉट हमेशा प्योर कंपोनेंट को। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? X। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। अब इसको आइए, रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी आपके पास कितने लिक्विड्स होंगे? दो, एक नहीं होंगे, दो होंगे। तो हम रॉल्स इक्वेशन निकालते हैं, जिसपे आपको ये डिराइव भी करने आना चाहिए और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आइए रॉल्स लॉ हम एक्सप्लेन करते हैं, रॉल्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास कितने लिक्विड हैं? दो। दो कैसे? देखो, एसिड मिक्स विद वाटर, तो दो है ना लिक्विड जी। तो हम मान लिए पहला लिक्विड मेरे पास है लिक्विड A, और हमने दूसरा लिक्विड दिया लिक्विड B। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब दो लिक्विड लिए और दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए, मान लो एक बीकर में हमने इनको भी मिक्स कर दिया, इसको भी मिक्स कर दिया, बोलिए कोई दिक्कत? ये जो सॉल्यूशन बनेगा
उसी का वेपर प्रेशर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी मदद से? रॉल्स लॉ से। अब आइए लिक्विड ए, अगर मैं लिक्विड, ये लैंग्वेज भी पढ़ना सीखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज केमिस्ट्री में। PA0 लिखा, इसका नाम पूरा क्या होगा बोलिए? आप इसको क्या बोलोगे? नॉट मतलब प्योर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, कौन सा? ए। बोलिए ये बात समझ में आया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जिसको आप लिख रहे हो PA0। एक्स से लिखा रहेगा तो उसको तो जानते ही हो तुम लोग, क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम पूछे कि इसका वेपर प्रेशर क्या लिखोगे, तो इसका अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए आप लिख रहे हो, लिक्विड ए, लिक्विड ए, प्रेशर को किससे लिखते हैं? PA इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? तो आप पढ़े हो कि ये किसके इक्वल होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्योर कंपोनेंट का प्रोडक्ट। किसका कंपोनेंट? प्योर कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मोल फ्रैक्शन से। वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ये हो गया रॉल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बी के लिए लिखिए यही चीज, क्या आप बी के लिए लिख सकते हो? तो जरा खुद से ये सब नाम लिखो तो, कि PV0 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में ये सब वैल्यू रहेंगे तो आपको नाम पढ़ने आना चाहिए। तो PV0 का पूरा नाम क्या होगा? XV का नाम क्या होगा? पहले ये लिखिए, तब हम निकालेंगे PV की वैल्यू क्या होगी, है ना? PV की वैल्यू, चलिए जल्दी से लिखिए यहां तक। PV की वैल्यू क्या होगी? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, चलिए कीजिए। ये ए और बी जो तुम्हारा बना मिक्सचर बन गया। हाँ PV0, नॉट जब भी आए प्योर कंपोनेंट, कौन सा लिक्विड के लिए? लिक्विड बी के लिए। तो क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर लिक्विड, कौन सा इस बार? बी। PV0 उसको बोलेंगे। और XV बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा लिक्विड? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ये PV निकाले हो किसका? भाई ये लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? तो वेपर प्रेशर कितना होगा अभी पढ़े हो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये बराबर होता है किसके? उसके प्योर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? उसके मोल फ्रैक्शन से। बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो ये नाम लिखने में किसी को कोई परेशानी? क्योंकि नेम से ही क्वेश्चन बनेगा, नेम आना चाहिए। अब दोनों को अगर आप मिक्स कर दिए तो क्या बन चुका है? ये सॉल्यूशन बन चुका है, यही ना सॉल्यूशन है। तो हमने दो लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब हम पूछे इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना होगा जी? ए और बी का, दो लोग हैं, दोनों का प्रेशर कितना? दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो हम पूछे आपसे टोटल प्रेशर कितना होगा जी बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? टोटल प्रेशर यानी PT इक्वल टू, बोलिए क्या लिखिएगा? PA प्लस PB। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा PA का वैल्यू कितना है बोलो? देखो एक क्वेश्चन में PA का वैल्यू क्या है? PA0 XA प्लस PB का वैल्यू क्या है? PV0 XB। ये समझ में आया? यही टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, और इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? रॉल्स इक्वेशन। रॉल्स इक्वेशन, इसी पे आपको क्या पूछे जाएंगे? न्यूमेरिकल्स। तो आप देखिए 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स का आएगा तो डेफिनेशन लिख के ये PT का वैल्यू लिख दीजिएगा, वहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बेहतर होगा इसे डायग्राम बना के बताओगे ना तो एग्जामर को भी समझ में आएगा कि बच्चे को सब आता है। वो ये सब पढ़ेगा भी नहीं, खाली डायग्राम देकर समझ जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करने अच्छे से आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बना दीजिए, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में लिख के आना, वो मार्क्स मिल जाएंगे। और इस फॉर्मूला पे क्या आएंगे बाबू? न्यूमेरिकल्स आए हुए भी हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, लिखिए यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको देखो एक और चीज मैं बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन का जब भी क्वेश्चन बनाना 2 पार्ट में लिखना है ऐसे। जैसे लिक्विड ए, और क्या लिखोगे?
लिक्विड बी। इस तरह से ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए लिक्विड 1 के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड ए के बारे में। तो ए के बारे में कितना मोल है जी लिक्विड ए? 1 मोल। मोल को किससे दिखाते हैं? अगर आपको दिक्कत है तो आप पूरा लिखना, मोल्स ऑफ लिक्विड ए। मोल्स ऑफ लिक्विड ए कितना है जी? लिक्विड ए कितना है? 1 है ना। अच्छा बगल में इसको भी लिखते जाओ, देखो ना यहाँ भी दिया हुआ है। इसी तरह कंपेयर करके लिखना, आसानी से बनेगा क्वेश्चन। तो कितना मोल से लिक्विड बी? अच्छा लिक्विड ए के मोल्स को कैसे लिखेंगे जरा ये बताइए। एन, स्मॉल एन से लिखते हैं, एन ए इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1। तो बताइए मोल्स ऑफ बी कितना होगा? कितना हो जाएगा? देखो दिया हुआ है 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अच्छा अगला लाइन पढ़िए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए, प्योर ए कितना है जी? हम डायरेक्ट लिखे पी ए नॉट। प्योर कंपोनेंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ध्यान दीजिए, प्योर वर्ड के लिए क्या लिखेंगे? पी ए नॉट। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कितना लिखेंगे? पी ए नॉट। कितना है जी? बताइए आंसर। 45 टॉर। यूनिट छोड़ दो भी। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कितना होगा बोलो? 35। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा आपको फॉर्मूला अगर याद होगा टोटल प्रेशर का, तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? पढ़े हो ना? पी ए प्लस पी बी। ये पी ए का वैल्यू कितना? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी का वैल्यू कितना? पी बी नॉट एक्स बी। तो बताओ ये बन नहीं जाएगा? इनका वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारे पास किसका वैल्यू नहीं है? एक्स ए एंड एक्स बी का। निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया ना, इधर साइड में निकालो मोल फ्रैक्शन। एक्स ए कितना हो जाएगा? जिसका निकालना है उसके मोल का फ्रैक्शन होता है, मोल को ऊपर रखिए और डिवाइड बाय टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। यही ना सिखाया तरीका, अभी सिखाया था। बताओ एन ए का वैल्यू कितना है? 1 और इसका वैल्यू कितना है? 1 + 2 कितना आ जाएगा? 1/3। बोलो कोई दिक्कत? 1/3 रहने दो। अच्छा एक्स बी निकालो, तो बोलो ऊपर किसका मोल लिखेंगे? एन बी बाय टोटल मोल्स। बताओ एन बी कितना है? 2 मोल्स और 1 + 2 दैट इज 2/3। क्या ये वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब सब वैल्यू तुम्हारे पास है, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? तो खाली आपको ध्यान किसका रखना है? प्योर कंपोनेंट बोलेगा तो किसको लिखोगे? नॉट को। बताओ प्योर कंपोनेंट का वैल्यू कितना है? 45 टॉर। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बनाना, एग्जामिनर को तो एक नजर में सारा कुछ आंसर सही सही दिखेगा। आ रहा समझ में? इसी तरह से एक लाइन खींच के बीच में और दोनों तरफ के लिक्विड को अलग अलग लिखना, ताकि सब वैल्यू आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जो निकालना होगा साइड में निकाल लेना। तो पी ए नॉट कितना है जी? 45। एक्स ए कितना था बताओ? एक्स ए कितना है? 1/3 प्लस बताओ इसका पी नॉट, पी बी नॉट क्या है जी? 35 और इनटू कितना आ जाएगा? 2/3। ये सॉल्व हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा? 15। ये 70/3। यही ना होगा जी? कैंसिल तो होगा नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, बन जाएगा। चलिए कितना आएगा आंसर फिर बताओ पीटी? ये आ गया 15 और ये कितना आ जाएगा जी? 23.3 बोल सकते हो। तो डिवाइड करो ना, इतना ही आएगा ना, 23.3 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 38.3। यूनिट लिखना टॉर, क्योंकि ऊपर यूनिट क्या है जी? टॉर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर 70/3। किसी को कोई दिक्कत? बन गया क्वेश्चन? तो इस तरह से एग्जाम्स में कभी पूछेगा तो बना लोगे आप लोग। तो आप समझ गए ना कि रॉल्स इक्वेशन पे कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। और भी टाइप के क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपसे आगे पूछेंगे, वो हम लोग आगे करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। आज हमने एक हेनरी लॉ का एक क्वेश्चन किया, जिसमें हम बोले कि अगर हेनरी लॉ 2 डिफरेंट प्रेशर पे रहेगा तो जो भी पूछे वो सब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। जैसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा दोनों का तो XA/X2, मास पूछेगा तो W1/W2, अब मोल्स पूछेगा तो N1/N2। ये सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल किए किस पे? किस पे किए? हेनरी लॉ पे। ये तो पहला क्वेश्चन किए। उसके बाद क्या पढ़े बताइए?
उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी बताओ, ये पहला क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल किया। उसके बाद रॉल्स लॉ के पहले एक छोटा सा टर्म पढ़े, वो कहलाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर लगाया गया वेपर्स के द्वारा, ठीक है, इतना सिंपल सी बात। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे। और अगर इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी यानी सॉल्यूशन बना दिया, इम्प्योरिटी आ गई तो वेपर प्रेशर घटेगा। यानी आप बताओ, आपके पास प्योर कंपोनेंट है और उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, पानी है, पानी का कोई सॉल्यूशन है जिसमें शुगर मिला हुआ है, तो बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? हमेशा प्योर कंपोनेंट का ऑलवेज वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ में आया? फिर रॉल्स लॉ ने क्या बोला? रॉल्स साहब ने बोला कि देखिए, आप वेपर प्रेशर जिसका भी निकाल रहे हो वो हमेशा बराबर होगा किसके? उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई कर दो किससे? मोल फ्रैक्शन से। आया बात समझ में? और मोल यहाँ रॉल्स लॉ में हम जब भी निकालते हैं, कितने इक्वेशन के लिए निकालते हैं? 2 इक्वेशन के लिए, तो दोनों इक्वेशन को लिखा। और प्योर कंपोनेंट के लिए याद रखिएगा कि जो वैल्यू होती है प्योर कंपोनेंट का, उसको किससे डिनोट करते हैं जी? नॉट लगा के। किससे डिनोट करते हैं? नॉट लगा के। तो इस तरह से नॉट लगा के आप इसको डिनोट कर दीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? और उस पर ये रहा आपके सामने एक न्यूमेरिकल जो हमने किया। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? है ना? यहाँ तक लिख लीजिए, आपको लिखिए लिए होगे।